अभी तक क्यों नहीं आया है महेश? आपने उसे फ़ोन किया या नहीं? मेरा मन बैठा जा रहा है, बेचैनी सी हो रही है। प्रतिभा जी सिसकते हुए बोली। हाँ, बस आ ही रहा है, तुम धैर्य रखो। अब इतनी दूर से आएगा तो समय लगेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि बस में बैठा और 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तसल्ली रखो। और दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी को झूठी तसल्ली दी, दवाई दी, जिससे वो गहरी नींद में सो गई। बाबूजी, अम्मा तो सो गई है, कम से कम आप तो खाना खा लीजिए। अम्मा की देखभाल करने के लिए आपको तो स्वस्थ रहना होगा। रसोई से बाहर आकर रजनी ने खाने की थाली दीनानाथ जी के सामने रख दी। भींगी आंखों से उन्होंने खाना खाया। 2 कौर भी मुश्किल थे, पर पेट भी भरना जरूरी था, वरना अस्पताल की भागा दौड़ी कौन करता। पिछले 1 महीने से प्रतिभा जी बीमार चल रही हैं। अस्पताल तो बहाना है, वरना डॉक्टर ने तो पहले ही कह चुके हैं आपकी पत्नी बस कुछ महीनों की मेहमान है, उन्हें खुश रखिए। अब दीनानाथ जी भी क्या करते? प्रतिभा जी की खुशी तो बस अपने बेटे महेश से मिलने में है। घर का छोटा बेटा महेश दूर शहर जाकर बस गया है। उसके परिवार में पत्नी सुमन और 2 बेटे हैं जो यहाँ कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो सुमन बच्चों को लेकर मायके चली जाती है और महेश भी 2 दिन यहाँ रुकता है, फिर ससुराल चला जाता है। अपने बड़े बेटे सोहन को खोने के बाद प्रतिभा जी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। प्रतिभा जी का बड़ा बेटा सोहन एक सड़क दुर्घटना में मारा गया था। उसी की पत्नी रजनी अपने सास ससुर के पास रहती है और बड़े मन से सेवा करती है। रजनी की एक बेटी है जो अभी स्कूल में ही पढ़ रही है। दीनानाथ जी को कुछ महीने पहले ही पता लगा था कि उनकी पत्नी को दिल की बीमारी है जो लाइलाज है। फिर भी उन्होंने इलाज करवाया, पर वो अब जगह जगह इलाज करवा के थक गए थे। अब वो अपनी पत्नी को घर पर ही रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। रजनी भी अपनी सास की दिल से सेवा करती है। रजनी की बेटी माही सीधे स्कूल से आकर दादी के पास रुकती थी, उनसे बहुत सारी बातें करती थी, कहानियाँ सुनाती थी और उसी की वजह से प्रतिभा जी का मन बहल जाता था। रजनी अपने सास ससुर के साथ रहकर उनकी ही सेवा करती थी। सोहन एक सामान्य सी नौकरी करता था। आय ज़्यादा नहीं थी, पर फिर भी घर का खर्चा चल जाता था, क्योंकि दीनानाथ जी की पेंशन से सहारा मिल जाता था। छोटे भाई की पत्नी सुमन को अपने पति की कमाई पर बड़ा घमंड था। वो अपने जेठ और जेठानी की जरा भी इज्जत नहीं करती थी और जब भी ससुराल आती तो हुक्म चलाती थी, रसोई में पैर भी ना रखती थी। ये बात अलग है, वो घर खर्चा में 1 रुपया नहीं देती थी और ना ही सास के इलाज के खर्च से उसे लेना देना था। वही रजनी धैर्य रखने वाली थी और कम पैसों में भी गुजारा कर लेती थी। वो सास ससुर को अपने माता पिता के समान समझती थी। जब सोहन की मौत हुई तो मायके वालों ने साथ चलने की जिद की, पर उसे पता था वहाँ उसकी 2 भाभियाँ हैं जो उसका जीवन नरक कर देगी, इसलिए वो मायके नहीं गई। यहाँ उसके सास ससुर भी अकेले थे और देवर दूर रहता था जो कभी कभी आता था और उसे अपने माता पिता की परवाह भी नहीं थी। मायके वालों ने सलाह दी थी कि रजनी की बेटी को हम पाल लेंगे और रजनी दूसरी शादी कर लेंगी, पर वो इन सब के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बेटी को मायके छोड़ना नहीं चाहती थी, ना ही चाहती थी कि उसकी बेटी दादी दादा से दूर रहे। उन चारों ने मिलकर अपना परिवार फिर से बना लिया था और वो खुश रहने लगे थे, पर प्रतिभा जी की बीमारी ने सबको तोड़ कर रख दिया था। रजनी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए कहीं नौकरी ना कर सकी, पर दीनानाथ जी अपनी पत्नी, बहू और पोती को अच्छे से देखभाल कर रहे थे। महेश को कई बार मैसेज दिया, बीमारी की सूचना दे दी, पर वो नहीं आया। सुमन ने महेश को आने नहीं दिया। उनका कहना था कि इतनी दूर से आने का किराया बहुत लगता है, तो तबीयत पूछने के लिए क्या जाना।
जब मम्मी नहीं रहेंगी तब चले जाना, तभी तो जाना ज़रूरी होगा। महेश के दिमाग में ये बात बैठ गई और वो अपनी मम्मी के जाने का इंतज़ार करने लगा। पर उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसकी मम्मी के प्राण उसमें ही अटके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहती है। उसकी आंखें अपने बेटे को देखने के लिए तरस रही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बाहर कमाने निकल जाते हैं, फिर उनकी भावनाएं भी मर जाती है। माता पिता से ज़्यादा उनके लिए अपना समय और पैसा ज़रूरी हो जाता है। बस यही हाल महेश का था और वो रोज़ प्रतिभा जी से ना मिलने का कोई ना कोई बहाना बना ही रहा था। अपने बेटे महेश को प्रतिभा जी रोज़ याद करती थी, पर दीनानाथ जी उसे रोज़ झूठ बोल देते थे। एक सुबह रजनी जब अपनी सास के कमरे में गई तो देखा वो गहरे नींद में थी। दीनानाथ जी ने बाहर से आकर झसकोरा तो वो हिले भी नहीं। डॉक्टर ने आकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक माँ अपने बेटे का इंतजार करते करते ही चली गई। रजनी का रोकर बुरा हाल था। उसे अपनी सास से, माँ से भी बढ़कर प्यार मिला था। दीनानाथ जी बड़े दुखी थे और उन्होंने अपने बेटे महेश को भी मृत्यु की सूचना नहीं दी। रिश्तेदारों में से एक ने महेश को फ़ोन कर दिया तो महेश सब परिवार दौड़ा चला आया। प्रतिभा जी की मृतदेह रखी हुई थी, सारे क्रियाकांड करने थे। पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि बड़ा बेटा आगे आ जाए। ये सुनकर दीनानाथ जी और रजनी की रुलाई फूट पड़ी। पंडित जी ने छोटे बेटे से कहा तो महेश ने आगे कदम बढ़ाया, लेकिन दीनानाथ जी ने टोक दिया, हमारा कोई छोटा बेटा नहीं है, अपनी पत्नी के सारे क्रियाक्रम मैं ही करूँगा। ये सुनकर महेश को झटका सा लगा। वो गुस्से से बोला, पापा आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मम्मी के सारे क्रियाक्रम मुझे करने दीजिए, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। महेश, तूने अपने सभी हक खो दिए हैं। जो बेटा माँ से जीते जी मिलने नहीं आया, वो उसके जाने के बाद सारे क्रियाक्रम करके क्या जताना चाहता है? तेरी मम्मी तेरे लिए तरसती रह गई और तू नहीं आया। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सोहन के मरने का बहुत बड़ा गम उसके दिल में था। वो उस दुख से बाहर आ सकती थी अगर उसे तेरा प्यार और अपनापन मिल जाता, पर तूने तो उससे मुंह फेर लिया था। अब तेरे आने का कोई मतलब नहीं है। तू अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जा सकता है। दीनानाथ जी ने सारे क्रियाकर्म खुद से ही किए और महेश को हाथ तक नहीं लगाने दिया। महेश और उसकी पत्नी वहीं पर रहे क्योंकि रिश्तेदारों का उन पर दबाव था। 15 दिनों बाद दीनानाथ जी ने सब रिश्तेदारों को कहा कि मैं आप सबके सामने जीते जी अपनी जायदाद का भी बंटवारा करना चाहता हूँ, ताकि आप सब इस बात के साक्षी रहें कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी वसीयत बना ली है। मेरे इस दुनिया से जाने के बाद ये घर, गांव वाली ज़मीन, प्रतिभा के सारे जेवर मैं अपनी बहू रजनी और पोती के नाम करता हूँ। ये सुनते ही महेश के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने दीनानाथ जी से बोला, पापा आप ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। बेटे के रहते हुए बहू और पोती के नाम अपनी जायदाद कैसे कर सकते हैं? आपका एक बेटा मरा है पर दूसरा अभी जिंदा है। आपकी जायदाद पर सिर्फ मेरा हक है। अब भैया तो रहे नहीं तो भाभी भी हकदार नहीं हैं। इन्हें इनके मायके भेज दीजिए। महेश के बाद तुरंत उसकी पत्नी ने आग उगलना शुरू किया। पापा जी, आपके 2 पोते हैं, फिर आप जायदाद अपनी पोती के नाम कैसे कर सकते हो? ये तो ठीक नहीं है। लगता है भाभी ने कोई काला जादू करके सारी जायदाद अपने नाम करवाने में लगी हुई है। मेरे पति और बच्चों के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े शहर में हम किराए के घर में रहते हैं। हमने सोचा था कि जायदाद को बेचकर शहर में अपना फ्लैट ले लेंगे।
पर भाभी ने तो सारे सपनों पर पानी फेर दिया। तुम दोनों चुप रहो, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे मर गए हैं। तू कभी अपनी मम्मी की तबीयत भी पूछने आया? जब इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी तब आया। जब तेरे बूढ़े बाप को जवान बेटे के कंधे की ज़रूरत थी तब क्यों नहीं आया? जब तेरी भाभी अकेली हम दोनों की सेवा कर रही थी, हमारी हर जिम्मेदारी निभा रही थी, तब क्यों नहीं आया? अब जायदाद लेने के लिए जितना मुंह खोल रहे हो, कभी ये क्यों नहीं कहा कि पापा आप चिंता मत करिए, आपका एक बेटा गया तो क्या हुआ, दूसरा बेटा तो है, वो आपका सहारा बनेगा। सुमन बहू, तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो तुम वसीयत में से कुछ पाने की उम्मीद रखती हो? मेरे लिए तो बेटे, बहू और बेटी तीनों का फर्ज मेरी बहू रजनी ने निभाया है। रजनी ही थी जो हमारे साथ हर कदम पर खड़ी थी, चाहे वो अस्पताल जाना हो, चाहे वो मंदिर जाना हो। रजनी ही थी जो अन्नपूर्णा बनकर हमें पेट भर प्रेम से खाना बनाकर खिलाती थी। रजनी ही थी जिसने एक बेटी बनकर दुख की हर घड़ी में हमारे आंसू पोंछे थे। रजनी ने अपने सभी फर्ज निस्वार्थ भावना से निभाए हैं, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं जताई। सुमन बहू, तुमने इस घर के लिए, हमारे लिए क्या किया? तुमने तो अपने पति तक को उसकी माँ से मिलने नहीं दिया। तुमने कभी एक गिलास पानी भी हमें पिलाया है? आज तुम्हारे कारण महेश ने अपने घर आना छोड़ दिया है। जब तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, तो हमारी जायदाद से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रजनी सिर्फ हमारी वजह से अपने मायके नहीं गई, उसने दूसरी शादी तक नहीं की, अपना जीवन इस घर को ही समर्पित कर दिया। माही ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। माही छोटी है पर अपनी दादी को रोज़ समय देती थी, अपनी मीठी जुबान से दादी को कहानियाँ सुनाती थी। माही साथ थी तो पता लगा कि हमारी भी संतान की संतान है। लड़की है तो क्या हुआ, उसने हमें दादी दादा होने का एहसास करवाया है। माना तुम्हारे दोनों बेटे हैं, पर हमारे पास तो कभी ये रहे ही नहीं। हमने कभी अपने पोतों को गोद में भी नहीं खिलाया है, कभी एक रात भी ये बच्चे अपने दादा दादी के साथ सोए नहीं, कभी हमारे साथ खेले नहीं। तो आज मेरे पोते भी मेरी जायदाद में कोई हक नहीं रखते हैं। जीवन का कुछ पता नहीं, जाने कब क्या हो जाए, इसलिए मैं अभी से सबके सामने सब बता रहा हूँ। कहीं मेरे जाने के बाद तुम दोनों मेरी बहू और पोती को बेघर नहीं कर दो, इसलिए मैंने अपनी वसीयत बना ली है। दीनानाथ जी की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। महेश और सुमन ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और दीनानाथ जी से माफ़ी मांगने लगे, पर उन्होंने माफ़ नहीं किया और कहा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अब मेरा तुम दोनों पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। मैं जीते जी ही कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी बहू को मेरे जाने के बाद में परेशानी नहीं हो। महेश अपने परिवार को लेकर चला गया। दीनानाथ जी ने अपने लॉकर में रजनी का नाम नामित कर दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो राशि रजनी के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाकर डाल दी, जिससे हर महीने ब्याज के रूप में अच्छी आमदनी हो जाएगी। जीते जी उन्होंने अपनी बहू और पोती के लिए सब इंतजाम कर दिया, क्योंकि जो पेंशन मिल रही थी वो उन्हें जीते जी ही मिल पाएगी। लेकिन उनके जाने के बाद रजनी और माही को कोई परेशानी नहीं हो। अपने बड़े से घर के कुछ कमरे किराए पर लगा दिए ताकि उसके किराए से माही की पढ़ाई और घर खर्चा चलता रहेगा। समाज और रिश्तेदारों में
इस अनोखे बंटवारे के बड़े चर्चे थे। बेटा होते हुए बहू के नाम जायदाद करने की सभी प्रशंसा कर रहे थे। पाठकों, बहू के नाम जायदाद कर सकते हैं। जिस बहू ने बेटे से भी बढ़कर घर का हर फर्ज निभाया हो, वो बहू ही असली मायने में जायदाद की हकदार हो जाती है। वो बेटा नहीं जो अपने माँ बाप के मरने का इंतज़ार करता रहे और मरने के बाद लालच बस सिर्फ समाज को दिखाने आ जाता है कि हम भी इनके ही औलाद हैं। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा? क्या दीनानाथ जी ने सही किया या गलत? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।